गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जैसे हमने इतिहास के बारे में जब हम इसकी हिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे तो तब हमने पढ़ा था कि साइकोलॉजी दर्शन शास्त्र से ही उभर कर या दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया था। तो जब स्वतंत्र विषय के रूप में आया था तो उस वक्त इसकी परिभाषा के संबंध में भी काफ़ी काम हुआ और जो मनोविज्ञान की परिभाषा है वो कई परिवर्तनों से होकर गुजरी। मनोविज्ञान एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगोस। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगोस का अर्थ है टू स्टडी, मतलब अध्ययन करना। तो जब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ तो उस वक्त जो परिभाषा जो मनोविज्ञान की दी गई वो थी कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का अध्ययन है। साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ सोल, जो आत्मा का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे मनोविज्ञान कहा गया जब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ। और उस वक्त के मनोवैज्ञानिकों ने जो कार्य किया वो स्टडी करने के लिए नेचर, ओरिजिन एंड डेस्टिनी ऑफ द ह्यूमन सोल, कि जो एक व्यक्ति की आत्मा है उसकी प्रकृति क्या है, उसका उद्भव कैसे हुआ, उन चीज़ों का अध्ययन करने लगे। परंतु जो उसके बाद जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक थे, हाउएवर डाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल सिंस देयर इज़ नो एम्पिरिकल एविडेंस फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। पहली जो परिभाषा थी वो उसको नकार दिया गया कि मनोविज्ञान जो आत्मा का अध्ययन है उसको नकार दिया गया। उसको नकारने के कारण या तीन कारण थे जो मेन थे। पहला, कैन नॉट बी लिमिटाइज्ड, कि उसको आत्मा है, आत्मा को लिमिटाइज नहीं किया जा सकता, उसको बाधित नहीं किया उसको बंधित नहीं किया जा सकता। तो आत्मा का अध्ययन करना मनोविज्ञान की विषय वस्तु नहीं हो सकती। हैज़ नॉट, सेकंड है हैज़ नॉट डेफिनेट शेप, कि जो आत्मा है उसका एक कोई आकार नहीं होता, कोई निश्चित आकार नहीं है, और जिस चीज़ का आकार नहीं है उसका अध्ययन भी नहीं किया जा सकता। और थर्ड, एक्सपेरिमेंट टेस्ट कैन नॉट बी डन, जो आत्मा का अध्ययन करने के लिए, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ का अध्ययन करना है तो उसके लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स, उसके ऊपर अगर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं तो वो उस विषय की विषय वस्तु हो सकता है। परंतु आत्मा के ऊपर ना तो हम एक्सपेरिमेंट कर सकते थे और ना ही हम किसी प्रकार का टेस्ट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उसका कोई निश्चित आकार नहीं है। तो इन तीन आलोचनाओं के आधार पर मनोविज्ञान को के आत्मा का जो अध्ययन था उसको नकार दिया गया और फिर एक नई डेफिनेशन बनाई गई, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड, कि आत्मा मन का अध्ययन है। तो मनोविज्ञान मन के अध्ययन के रूप में 1892 में विलियम जेम्स डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेसेस। इन हिज व्यू psychology may be defined in terms of conscious states to know and explain in detail the activity of the brain. Psychology is the science of mental life. जब आत्मा को नकारा गया तो मनोविज्ञान को मन का अध्ययन माना गया और विलियम जेम्स ने ये डिफाइन किया कि जो मनोविज्ञान है वो मन का अध्ययन है, जो मानसिक क्रियाएं हैं उनका अध्ययन है, ब्रेन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको अध्ययन करने से संबंधित जो अध्ययन है वो मनोविज्ञान का अध्ययन है। मेनली तीन तरह के उन्होंने मेंटल लाइफ के बारे में बताया, फीलिंग्स, कॉग्निशन एंड रीजनिंग, कि किस तरह की फीलिंग्स हैं, किस तरीके का संज्ञान है, किस तरह की तर्क की क्षमता है। इन चीज़ों का अध्ययन करने के लिए मनोविज्ञान को मन का अध्ययन माना गया। परंतु इस धीरे धीरे इस परिभाषा की भी आलोचना होनी शुरू हो गई। उसके भी तीन कारण थे, तीन तरह की आलोचनाएं हुई कि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट डिफाइन माइंड इन डिफरेंट वेज,
कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से मन को परिभाषित करना शुरू कर दिया। किसी ने मन को अलग वे में परिभाषित, एक वे में परिभाषित किया, दूसरे ने दूसरे वे से मन को परिभाषित किया। तो जब बहुत सारी परिभाषाएं आनी शुरू हुई, अलग अलग तरीक़ों से परिभाषित करना शुरू हुआ, तो मनोविज्ञान चेतना का मनोविज्ञान को कहा जाने लगा कि यह मन का अध्ययन नहीं है। सेकंड, माइंड कैन नॉट बी स्टडी विद मेथड्स। विधियों के द्वारा मन का अध्ययन नहीं किया जा सकता। ऐसे कोई भी मेथड्स मनोविज्ञान के पास नहीं हैं जिसके आधार पर हम एक व्यक्ति के मन का अध्ययन कर सकें। और तीसरी जो आलोचना हुई, स्कोप बिकम लिमिटेड। जब सिर्फ मन का अध्ययन रह जाता है मनोविज्ञान, तो इसका जो स्कोप है, इसका जो एरिया है, जो इसका क्षेत्र है, वो बहुत सीमित रह जाता है। और मनोविज्ञान सीमित नहीं है। जहाँ जहाँ व्यक्ति है, जहाँ जहाँ व्यक्ति का बिहेवियर है, तो मनोविज्ञान सीमित नहीं है। इसलिए जो मन का अध्ययन था उस परिभाषा को भी नकार दिया गया। और फिर जो उभर कर परिभाषा हमारे सामने आई कि मनोविज्ञान, साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, मनोविज्ञान साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ द इनर वर्ल्ड एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम फिजिकल साइंस विच स्टडी द फिजिकल फिनोमिना। In 1892, William Wundt defined psychology as science which study the internal experiences. आंतरिक जो अनुभव हैं, आंतरिक जो ज्ञान है, उसका अध्ययन माना जाने लगा। These psychologists gave the metaphysical concept of mind as a spiritual substance. Some psychologists, particularly the structuralists, define human mind as the sum total of conscious experiences. जितने भी हमारे के चेतना के अंतर्गत जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो अनुभव हैं, उन सभी का जो योग है वो मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन है। चेतना का मतलब है कि जिन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, जो हमारी चेतन अवस्था में हैं, जो जिन चीज़ों का हम रिस्पॉन्स दे सकते हैं, उन चीज़ों का अध्ययन मनोविज्ञान है। और कॉन्शियसनेस के अंदर उन्होंने 3 चीज़ों का अध्ययन किया: सेंसेशन, संवेदनाएं, इमेजिनेशन, प्रतिमाएं, और फीलिंग्स, जो हमारे भाव हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, उन चीज़ों का अध्ययन करना शुरू किया। और मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन माना जाने लगा। परंतु इस परिभाषा की भी आलोचना हुई, कई तरह की आलोचनाएं हुई, जिसके अंदर पहला है कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस आर डायनामिक। जो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हैं, चेतन अनुभव हैं, वो डायनामिक हैं, वो चंचल हैं, वो परिवर्तित होते रहते हैं, उनके अंदर चंचलता का गुण है। और जो डायनामिक है उनका अध्ययन नहीं किया जा सकता। सेकंड, कॉन्शियस एक्सपीरियंस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, उनको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। थर्ड, कंटेंट कैन नॉट बी रिपीटेड, जो चेतनावस्था के जो अनुभव हैं, उनकी जो विषय वस्तु है उसको दोबारा रिपीट नहीं किया जा सकता। मतलब आज हम अगर उन चीज़ों के बारे में कुछ बोल रहे हैं, जो हमारे अनुभव हैं वो आज अलग हैं, 4 दिन बाद या 2 दिन बाद उनको सेम उसी रूप में रिपीट नहीं किया जा सकता। तो जो चीज़ इतनी परिवर्तित हो रही है तो उसका अध्ययन भी करना काफ़ी मुश्किल है। जिसके अंदर पहला आगे उन्होंने बताया हुआ है कि कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस कैन स्टडी विद द हेल्प ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन मेथड मनोविज्ञान का जो पहला मेथड भी था कि सिर्फ इंट्रोस्पेक्शन मेथड के द्वारा ही उन चीज़ों का अनुभव या उन चीज़ों का अध्ययन किया जा सकता है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड मतलब एक व्यक्ति खुद अपने बारे में बताएगा, तब उन चीज़ों का ज्ञान या उन चीज़ों की मेज़रमेंट की जा सकती है। अगर वो नहीं बताएगा तो उन चीज़ों की मेज़रमेंट करना भी काफ़ी मुश्किल है। फिर है कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस आर पर्सनल, कैन नॉट बी फील बाय अदर्स। पर्सनल हैं, दूसरों के द्वारा फील नहीं किए जा सकते। तो जो चीज़ सिर्फ पर्सनल है, उन चीज़ों का जो दायरा है वो काफ़ी सीमित हो जाता है। वो
एक व्यक्ति तक ही सीमित हैं, जो वो व्यक्ति बताएगा वही उसकी स्टडी होगी, परंतु मनोविज्ञान वैसा अध्ययन नहीं है। वो पर्सनल्स के साथ साथ अदर्स के ऊपर भी ध्यान देता है। तो जो इस परिभाषा की इन चीज़ों के आधार पर आलोचना हुई और फिर आया साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ बिहेवियर या साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर, कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है और व्यवहारवादियों के द्वारा काफ़ी इसके ऊपर काम किया गया। जे.बी. वाटसन डिस्कार्डेड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइंड, कॉन्शियसनेस, पर्पस एंड the like from psychological views and define as the science of behavior। वाटसन के द्वारा परिभाषा दी गई कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, और इन दिस व्यू साइकोलॉजी एज ए साइंस स्टडी द रिस्पॉन्स पैटर्न्स ऑफ इंडिविजुअल इन रिएक्शन टू द स्टिमुलाई कमिंग फ्रॉम द इन्वायरमेंट, कि जो वातावरण से विभिन्न प्रकार के उद्दीपक आ रहे हैं, उन उद्दीपकों के प्रति एक व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, उन सभी का अध्ययन करना मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। और इसी के आधार पर मनोविज्ञान की एक डेफिनेशन स्थापित हुई कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट, कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में प्राणी के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में प्राणी के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। तो इस परिभाषा को अगर हम डिस्कस करें तो चार चीज़ें काफ़ी उभर कर सामने आती हैं, कि फर्स्ट है साइकोलॉजी एज ए साइंस, कि मनोविज्ञान विज्ञान है। विज्ञान क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हम साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करते हैं, इसका अपना एक सब्जेक्ट मैटर है, अपनी एक विषय वस्तु है। साइंटिफिक मेथड्स जिसके अंदर हम एक्सपेरिमेंटल मेथड है, हम टेस्ट यूज़ करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ करते हैं। तो मनोविज्ञान विज्ञान है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ किया जाता है और मनोविज्ञान की एक अपनी विषय वस्तु है। वो विषय वस्तु क्या है? कि मनोविज्ञान नेक्स्ट व्यवहार का अध्ययन करता है, बिहेवियर। व्यवहार क्या है? स्टिमुलस रिस्पॉन्स अप्रोच, कि स्टिमुलस एक उद्दीपक, कोई भी ऐसी ऊर्जा जो एक व्यक्ति को प्रभावित कर रही है, उसे किसी ना किसी प्रकार का रिस्पॉन्स या किसी ना किसी प्रकार की क्रिया करने के लिए मजबूर कर रही है, तो वो उद्दीपक है और उस उद्दीपक के प्रति की गई क्रिया रिस्पॉन्स है। तो इसलिए व्यवहार को स्टिमुलस रिस्पॉन्स अप्रोच कहा गया। और थर्ड, ऑर्गेनिज्म, प्राणी, ह्यूमन एंड एनिमल। मनोविज्ञान के अंदर मानव के और पशुओं के दोनों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और फोर्थ है इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट, वातावरण के संबंध में। वातावरण जैसा है उस वातावरण में के संबंध में, उस वातावरण के अनुसार एक व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, उस व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और ये परिभाषा आज भी मनोविज्ञान की एक विषय वस्तु बनी हुई है। मनोविज्ञान की एक साइंटिफिक परिभाषा कि मनोविज्ञान प्राणी के वातावरण के संबंध में प्राणी के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। फिर आ जाता है नेक्स्ट, गोल्स ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या हैं? फर्स्ट, टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन बिहेवियर, कि व्यवहार को समझना और उसे एक्सप्लेन करना। समझने का मतलब कि एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर एक किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, और एक्सप्लेन करना कि क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है। उन चीज़ों का अध्ययन करना, व्यवहार का अध्ययन करना। टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन बिहेवियर, व्यवहार को समझना और उसे एक्सप्लेन करना मनोविज्ञान का लक्ष्य है। सेकंड, टू प्रेडिक्ट बिहेवियर, कि एक पर्टिकुलर परिस्थिति में एक व्यक्ति किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, उसके आधार पर उसके बारे में भविष्यवाणी करना। एक व्यक्ति आज मान लीजिए कि IQ के ऊपर
उसका IQ लेवल 140 आ रहा है, तो उसके आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का बिहेवियर कैसा होगा, ये व्यक्ति किस तरीके से अचीव करेगा। एक व्यक्ति आज टेस्ट में अच्छे नंबर प्राप्त कर रहा है, तो उसके आधार पर हम उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो जो एक व्यक्ति का व्यवहार है, इस समय है, उसके आधार पर उसके व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी करना मनोविज्ञान का लक्ष्य है। और थर्ड है टू कंट्रोल बिहेवियर, व्यवहार को नियंत्रित करना। से व्यवहार को नियंत्रित कर रही है कि एक पर्टिकुलर परिस्थिति के अंदर, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर एक व्यक्ति को किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, उन चीज़ों को, कि एक व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करना मनोविज्ञान का लक्ष्य है। धन्यवाद।